जय हिंद वॉरियर्स, स्वागत है आप लोग का मिशन सक्सेस क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग को रुक्मणी प्रकाशन का और वॉल्यूम 1 का बिहार पुलिस कांस्टेबल 2026 का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं और हम लोग लगातार 3 सेट कर चुके हैं। आज सेट नंबर 4 करेंगे। दोस्तों इस जो रुक्मणी प्रकाशन का जो नया बुक आया है उसमें टोटल आप लोग का 26 सेट देखने को मिल जाएगा। ये न्यू वाला बुक है, 22,000 जो पद आने वाला है ना, उसके लिए ये 26 सेट निकाला गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना कौन सा सेट करने वाले हैं बता दें आपको। तो अब आज हम लोग सेट नंबर 4 करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए सेट नंबर आज हम 4 करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग को एकदम फुली डिस्कशन, पूरा तरह से डिस्कशन देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। अभिकथन कह रहा है कि किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। कारण है कि तापमान बढ़ने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके उनके बीच का सहसंयोजक बल कमजोर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। देखिए अगर बात करें कि किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें तापमान बढ़ने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तापमान जब बढ़ेगा ना तो द्रव का जो अणु का गतिज ऊर्जा होगा वो बढ़ जाएगा और उसके कारण क्या होगा? तो सहसंयोजक बल कमजोर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं कि इन पृष्ठ तनाव में और तापमान में क्या संबंध है, तो पृष्ठ तनाव जो होता है ना, देखिए जो पृष्ठ तनाव होता है ना, पृष्ठ तनाव वो व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के। पृष्ठ तनाव व्युत्क्रमानुपाती किसको होता है? तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मान लीजिए कि तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा। और तापमान घटेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। समझ गए? यही बात यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी द्रव का तापमान बढ़ रहा है तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। हाँ, तो पहला जो कथन है ये सही कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों कारण आर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इन धनुष के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपर और बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है। कथन 2 है कि द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण में पानी की बूंदों के अंदर प्रकाश का 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगर बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में, देखिए प्राथमिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्राथमिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, तो इसमें लाल रंग होता है ऊपर और जो होता है बैंगनी रंग नीचे होता है। अब प्राथमिक इंद्रधनुष में अगर बात करें कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, तो 2 बार अपवर्तन होता है। क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कितने बार? 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ओके, अगर बात करें द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में, तो द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कितने बार? 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सा रंग ऊपर होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष में उल्टा हो जाएगा, बैंगनी रंग ऊपर हो जाएगा। कौन सा? बैंगनी रंग ऊपर हो जाएगा और लाल रंग जो होगा नीचे होगा। नीचे कौन सा रंग हो जाएगा? लाल रंग जो होगा वो नीचे हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का अर्धचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में फास्फोरस जैसे 5 संयोजित अशुद्धि मिलाई जाती है। दूसरा कथन है कि पी टाइप अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि केवल 1 ही सही है, दूसरा जो कथन है वो सही नहीं है। देखिए पहला कथन है कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए सिलिकॉन में फास्फोरस जैसे संयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो हाँ, ये मिलाई जाती है। पी टाइप अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो नहीं, ये जो कथन है गलत है। पी टाइप अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं होता है, बल्कि होल्स के कारण होता है। किसके कारण होता है? होल्स के कारण होता है। ओके, चलिए अगर बात करें अर्धचालक के बारे में, अर्धचालक के बारे में, तो अर्धचालक का उदाहरण आप लोग जानते हैं कौन कौन सा है? सिलिकॉन और जर्मेनियम मुख्य रूप से अर्धचालक का उदाहरण है। और बात करें कि शुद्ध अर्धचालक में जो अशुद्धि मिलाया जाता है, तो शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डोपिंग कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन तो आप बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंतरिक्ष मिशन जैसे आदित्य L1 में उपयोग होने वाली लैग्रेंज बिंदी 1 की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी। इस बिंदु पर स्थापित उपग्रह बिना किसी ग्रहण या बाधा के लगातार सूर्य को देख सकता है। अगर बात करें आदित्य मिशन L1 के बारे में, देखिए अगर बात करते हैं हम किसके बारे में, सूर्य आदित्य मिशन L1 के बारे में। देखिए L1 क्या होता है? देखिए पृथ्वी सूर्य प्रणाली में 5 प्रकार की होती है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर लैग्रेंज बिंदु कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? L1, L2, L3, L4 और L5 होती है। और L1 की बात करें तो L1 जो होती है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर होती है। L1 पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर होती है? तो 15 लाख किलोमीटर L1 की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी गैस यौगिक मुख्य निभाता है?
कौन सा गैस या मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर, ये देखिए एम्स में कौन सा मुख्य भूमिका निभाएगा? तो ए निभाएगा, बी निभाएगा और डी निभाएगा। तो ए बी डी किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो ए बी डी, 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 हाँ ए बी डी। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ए बी और सी होगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए बी और सी। प्रकाश रासायनिक धुंध के निर्माण में कौन सी भूमिका मुख्य निभाते हैं? तो ए बी और सी मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं। और बात करें प्रकाश रासायनिक धुंध के बारे में, तो इससे सबसे पहले 1940 में यूएसए के लॉस एंजल्स में देखा गया था। प्रकाश रासायनिक धुंध के बारे में बात करें तो इससे सबसे पहले कब देखा गया था? 1940 में देखा गया था। कहाँ पर देखा गया? सबसे पहले 1940 में देखा गया। कहाँ पर? लॉस एंजल्स अमेरिका में देखा गया। इसलिए इसको लॉस एंजल्स स्मोक भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धुंध को क्या कहते हैं? लॉस एंजल्स स्मोक भी कहते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 6। वर्तमान में चर्चा में रहने वाली ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। अगर बात करते हैं मीथेन के बारे में, तो मीथेन से उत्पादित होने वाली हाइड्रोजन का नाम क्या है? तो जो मीथेन से उत्पादन होता है ना, तो उस हाइड्रोजन को उसको कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? ग्रे हाइड्रोजन। अगर बात करें कि जो कोयला से उत्पन्न होता है, जो हाइड्रोजन कोयला से उत्पन्न होता है उसको कहते हैं ब्लैक हाइड्रोजन या ब्राउन हाइड्रोजन, ठीक ना। ब्लैक हाइड्रोजन या ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला देश 10वां देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान है। देखिए अभी हाल ही में बात करें एनडीबी में कुल कितने देश हैं? तो एनडीबी में 11 देश हैं। 10वां देश का नाम क्या है? उज्बेकिस्तान है। और 11वां देश का नाम है क्या है? कोलंबिया है, ठीक है। और बात करें एनडीबी का स्थापना कब हुआ था? तो एनडीबी का स्थापना 2014 ईस्वी में हुआ था। समझ गए? क्या एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? एनडीबी का मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर कि भारतीय न्यायपालिका में तकनीकी सुधार और मुकदमे के बेहतर प्रबंधन के लिए मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई एकीकृत डिजिटल पहल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, वन केस वन डेटा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 19 मई 2026 को तीसरे भारत नागरिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे के ओस्लो में हुआ था। यहाँ पर आप लोग को याद कर लीजिएगा कि फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी होती है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेग होती है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम होती है और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का भी राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। 11 का राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 12 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर हम बता दें आप लोग को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेष चलम तमिलनाडु। ये सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित। देखिए अब पूछेगा दिहांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मानस कहाँ पर है? असम में। सिमलीपाल उड़ीसा। अगर बात करें शेष चलम कहाँ पर है, तो शेष चलम जो है तमिलनाडु में नहीं होगा, शेष चलम जो होगा एपी आंध्र प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका की महासागरों का उचित स्थान क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, ओंटेरिया यूरी ह्यूरन मिशिगन। तो अगर बात करें ओंटारियो के बारे में, तो ओंटारियो जो होता है ना आकार में सबसे छोटा होता है। ओंटारियो जो झील है आकार में सबसे छोटी है, क्या है? सबसे छोटा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? डी हो जाएगा। देखिए अगर बात करें कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होती है, ये सही है। कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल, ये जो है एकदम गलती बात है। कनाडा की राजधानी मॉन्ट्रियल नहीं होती है, कनाडा की राजधानी ओटावा होती है। कनाडा की राजधानी कहाँ पर होती है? ओटावा होती है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा सही है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन सही है। और दक्षिण कोरिया पूछ लेता है तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का कि बंगाल एवं बिहार के पाल किस धर्म को अनुयायी थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म को अनुयायी थे। और बात करें कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। और गोपाल ने पाल वंश की स्थापना कब किए थे? तो गोपाल पाल वंश की स्थापना 750 AD में किए थे। कब किए थे? 750 AD में किए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। अगर बात करते हैं इसके बारे में कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 के पास आता है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के सामने है कि
कि गुजरी महल किसने बनाया था, गुजरी महल किसने बनाया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मान सिंह ने। और बात करें सूरज सिंह ने किसकी स्थापना किए थे, तो सूरज सिंह जो थे वो ग्वालियर का स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे दोस्तों, तो सूरज सिंह ग्वालियर का स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग के सामने है कि राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे, तो राष्ट्रकूट जो शासक थे ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म के संरक्षक थे। ओके, अगर बात करें राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे। कौन थे, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 नंबर, चतुर्थ वत्स संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के शासनकाल में। देखिए चारों बौद्ध संगीति का ट्रिक आप लोग सुन लीजिए, पहला बौद्ध संगीति, दूसरा बौद्ध संगीति, तीसरा बौद्ध संगीति और चौथा बौद्ध संगीति। देखिए इसका ट्रिक है एक के एक के, इसका ट्रिक क्या है, एक के एक के याद रखिएगा। ए से अजातशत्रु, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ, अजातशत्रु के काल में। दूसरा बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ, कालाशोक के काल में। तीसरा बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ, अशोक के काल में हुआ, ए से अशोक। और चौथा बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ, के से कनिष्क के काल में। तो एक के ट्रिक याद रखिएगा आप लोग को, चारों बौद्ध संगीति क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोग का, तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौतियां क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन। और बात करें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1961 से 1956 ईस्वी में हुआ था। इसमें अगर बात करें युद्धकालीन व्यय और संगठन हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था, 1922 ईस्वी में, 1962 में क्या हुआ था, तो चाइना और इंडिया का वार हुआ था, मतलब चाइना इंडिया युद्ध हुआ था। और 1965 में पाकिस्तान के साथ इंडिया का युद्ध हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास। क्वेश्चन नंबर अगला है आप लोग का 21 नंबर क्वेश्चन, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथ किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। और भारतनाट्यम किस राज्य में किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। किस राज्य का है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। ओके, अगला है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का है, तो कच्चा पूड़ी आंध्र व्यक्ति खा ले सकता है, तो ये आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी तो समझ ही रहे हैं, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें कथक कहाँ का, तो कथक जो उत्तर प्रदेश यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दिए गए कथन ए और आकार आर ध्यानपूर्वक पढ़े, प्रत्येक शब्द में यह स्वर संधि है। कथन है कि प्रत्येक शब्द में यह स्वर संधि है, कारण है कि जब ई उ या री के बाद कोई भी स्वर आता है तो इनका परिवर्तन क्रमशः य वो आधारों में हो जाता है। तो ये बात एकदम सही कहा गया है, दोनों बात सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक जो शब्द है ना वो यह स्वर संधि है। क्यों, क्योंकि ई उ जिस के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वो किन में परिवर्तित होता है, आधा य आधा वो आधारों में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह परीक्षा देने गया, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य होगा। देखिए जिस भी सेंटेंस में यद्यपि रहेगा, तथापि रहेगा, जोसो रहेगा, तो वो शब्द कौन सा होगा, मिश्र वाक्य होगा। और जिस शब्द में और रहेगा, जिस शब्द में और रहेगा, एवं रहेगा, तथा रहेगा, और एवं तथापि रहेगा तो वो मिश्र होगा, और तथा रहेगा सिर्फ तथा, तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जनता जो है ना सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, लेकिन आंसू बाल और दर्शन बहुवचन में प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही है, रेखांकित शब्द में पदबंध का प्रकार बताइए। तो यहाँ पर बहुत सुंदर को रेखांकित किया गया है, इसमें कौन सा पदबंध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें विशेषण पदबंध है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का क्या कार्य होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह डीएनए के विशिष्ट स्थानों पर काटने का काम करता है, इसलिए इसे आणविक कैंची कहते हैं। और बात करें कि लाइगेज किसको कहते हैं, तो जो देखिए जो डीएनए को काटने का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियेज क्या कहते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। और जो डीएनए के कटे हुए भाग को जोड़ने का काम करता है उसे लाइगेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइगेज कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 नंबर, कथन और कारण का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपरी स्तर को मांसाहारी में डीडीटी जैसे रसायन का संदर्भ सबसे अधिक होता है, कारण आर, इसमें जैव आवर्धन कहते हैं क्योंकि ये रसायन वसा में घुलनशील होते हैं और चयापचय या उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सतह है, आर का सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं, एकदम आप लोग का सही हो जाएगा। ओके, और बात कर रहे हैं अभी कथन एक, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपरी स्तर को मांसाहारी में डीडीटी जैसे रसायन का संदर्भ सबसे अधिक होता है, ये बात याद रखिएगा। जैव आवर्धन किसे कहते हैं, तो इसी को जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 के पास आता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में आईपी एड्रेस के संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का 29 नंबर कि उस दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो उपयोगकर्ता के डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है और उस डिक्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टो
क्रिप्टो करेंसी में फिरौती की मांग करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे रैंसमवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रैंसमवेयर कहते हैं। रैंसमवेयर का एग्जांपल जैसे में हो जाएगा रोकोविट। क्या हो जाएगा? रैंसमवेयर का एग्जांपल क्या होगा? लॉकविट जो हो जाएगा रैंसमवेयर का एग्जांपल हो गया लॉकविट। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों और उनके कार्यों का कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, मोडिला एब्लेगेंटा ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण करता है। ये बात एकदम गलती कह रहा है। जो मोडिला एब्लेगेंटा है ना, वो ऐच्छिक गतियों को नहीं बल्कि अनैच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। और ये बात याद करने वाला बात है कि शरीर का संतुलन कौन करता है? तो सेरिबेलम करता है। शरीर के तापमान और भूख का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। देखिए, शरीर के तापमान का नियंत्रण पूछ देगा तो हाइपोथैलेमस, और शरीर का संतुलन पूछ देगा सेरिबेलम। अब बुद्धि का केंद्र चाहे सोचने समझने का शक्ति कहाँ पर होता है? सेरिब्रम में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित पादप हार्मोनों और उनके मुख्य प्रभावों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अभिकथन एथिलीन जो होता है वो फलों को पकाने में सहायक होता है और यह गैसीय अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 2 है कि एब्सिसिक अम्ल जो होता है बीजों के अंकुरण को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें से कौन सा सही है? तो सिर्फ एक कथन सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग एथिलीन के बारे में जानते हैं। एथिलीन जो क्या करता है? फल पकाने में सहायक होता है और किस अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और एब्सिसिक अम्ल के बारे में हम लोग ये नहीं जानते हैं कि बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है, ये बीजों के अंकुरण को कम करता है। ठीक ना, इसलिए एब्सिसिक एसिड को तनाव हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के पास आप लोग के पास आ गया। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष कब किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 मई को हमेशा क्या मनाते हैं? नर्स दिवस मनाते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि नर्स दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती पर कौन सा दिवस मनाते हैं? नर्स दिवस मनाते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती पर ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि जब 1853 से 1856 ईस्वी में, जब 1853 से 1856 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था ना, तो ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बहुत बड़ा योगदान था, वो बहुत ही लोगों को जान बचाई थी। और ये जो थी और दीपक ले लेकर, रात्रि में दीपक ले लेकर लोगों की जान बचा रही थी। इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दीपक वाली महिला भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? दीपक वाली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दीपक वाली महिला भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शून्य से अनंत तक प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में इसका उद्घाटन किए हैं। किसने किया है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर कौन है? तो वो जो है वो विदेश मंत्री हैं। ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 है कि MIRV का पूर्ण रूप क्या होता है? मतलब फुल फॉर्म पूछा है, MIRV का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास आता है। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग के सामने है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, देखिए वृत्त के दीर्घ चाप। अच्छा, मैथ का क्वेश्चन आप लोग का आ गया, इसका हम आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 110 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग के सामने है, इसका भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर सुन लीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा मतलब UPSC आयोग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी होगा। कौन सा होगा? बी। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 जो है UPSC से संबंधित है। अगर बात करें आर्टिकल 315 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 315 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 315 में कहा गया है कि संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 315 में क्या है? संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। क्वेश्चन नंबर 38 के पास आते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब लाया गया? तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 ईस्वी में लाया गया। कब लाया गया? 2016 ईस्वी में लाया गया। अगर बात करें PM मुद्रा योजना कब लाया गया? तो 2015 में PM मुद्रा योजना लाया गया। PM मुद्रा योजना कब लाया गया? 2015 में लाया गया। अगला क्वेश्चन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के पास कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित क्रांति जो है कृषि क्षेत्र से संबंधित है। और बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। और विदेश में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये जो विदेश में हरित क्रांति के जनक है दोस्तों आप लोग का और नॉर्मन ई बोरलॉग है। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। अगर बात चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार का। भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का। देखिए भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 2 में बात करें तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। और बात करें भाग 4 में तो भाग 4 में जो उल्लेख है आप लोग का और नीति निर्देशकता तो DPSP का उल्लेख है। भाग 5 में बात करें तो भाग 4 के ए में बात करें, भाग 4 के ए में बात करें तो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य का जिक्र है। भाग 3 में
मौलिक अधिकार का जिक्र है। अब मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 41 कि वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है डैश में आयोजित किया जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। और तमिलनाडु में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु में है जो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य आप लोग का तमिलनाडु में ही स्थित है। अगला है आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश है, मतलब कच्चापुड़ी मतलब कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी के शास्त्रीय नृत्य कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड मोंटेग्यू थे। ठीक है। और बात करें 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 1918 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है, मतलब पुस्तक को लेखक से मिलान करना है। इसका हम डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी लिखे थे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू लिखे थे। और बात करें हिंदुत्व पुस्तक किसने लिखा था? तो हिंदुत्व जो पुस्तक लिखा था किसने लिखे थे दोस्तों? तो हिंदुत्व पुस्तक लिखे थे आप लोग के डी.वी. सावरकर। हिंदुत्व पुस्तक डी.वी. सावरकर लिखे गए। और बच गया एक, आरसी दत्त कौन से पुस्तक लिखे थे? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 44 भावी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। इसका पहला कथन है इसकी स्थापना सैयद अहमद बरेलवी ने की थी। दूसरा है यह 19वीं शताब्दी का इस्लामी सुधार आंदोलन था। तीसरा है इसका मुख्य केंद्र दिल्ली में था। चौथा है यह सिख एवं अंग्रेजों के समर्थन में था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल दो ही कथन इसमें से सही है। पहला कथन इसकी स्थापना सैयद अहमद बरेलवी ने की थी, ये बात सही है। यह 19वीं शताब्दी में इस्लामी सुधार आंदोलन था, ये भी बात सही है। लेकिन इसका केंद्र दिल्ली में था, ये बात गलती है। इसका केंद्र दिल्ली में नहीं था, बल्कि इसका केंद्र जो था पटना में था। ठीक है दोस्तों। यह सिखों एवं अंग्रेजों के समर्थन में था, नहीं, ये भी बात गलती है। सिखों और अंग्रेजों के विरुद्ध था। ये जो भावी आंदोलन था सिखों और अंग्रेजों के विरुद्ध था, समर्थन में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 45 है कि मुद्रा गुणक किसका सूचक है? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च शक्ति मुद्रा से व्यापक मुद्रा में परिवर्तन का मुद्रा गुणक सूचक है। अगर बात करें मुद्रा गुणक के बारे में तो मुद्रा गुणक साख सृजन क्षमता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग के सामने है कि नीति निर्देशक तत्वों के 3 वर्गों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो है सभी सही है। ये सब याद कर लीजिएगा। समाजवादी सिद्धांत किस अनुच्छेद में आते हैं? गांधीवादी सिद्धांत कौन से आर्टिकल में आते हैं? और उदारवादी सिद्धांत कौन से आर्टिकल में आते हैं? ये सब याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से किस प्रकृति को सुकुमार कवि कहा जाता है? सुकुमार कवि किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है। और बात करें कि आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को जो है ना, देखिए यहाँ पर गोल कर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए आंसर यही होगा। तो महादेवी वर्मा को जो क्या कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक युग की मीरा कहते हैं महादेवी वर्मा को। लिख नहीं रहे हैं, पूरा टाइम लग जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलान करना, मतलब समास हमेशा पूछ रहा है। देखिए इसका राइट आंसर पहले बता दे रहे हैं आपको। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके। देखिए अगर बात करें चौराहा किस में मिलेगा, तो चौराहा जो होगा द्विगु समास। देखिए जिस भी शब्द में जिस भी सेंटेंस में अगर शुरू में चौ कोई संख्या रहता है तो द्विगु समास होता है। माता पिता कौन सा समास होता है? माता पिता भाई बहन, ये सब जो हो गया द्वंद्व समास हो गया। और बात है आज में कौन सा समास हुआ? आजम अव्यय भाव हो गया। यथाशक्ति भी कौन सा समास हो गया? अव्यय भाव हो गया। दशानन कहने का मतलब ब्राह्मण, ये कौन सा समास हो गया? बहुविधि समास हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 49 नंबर के निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सॉरी अशुद्ध चुनना है, इसमें अशुद्ध चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ज्योत्सना। ज्योत्सना जो है ना एकदम गलत लिखा गया है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? देखिए यहाँ पर ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, जो यो आधा, तो आधा सो रहेगा और ना रहेगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में खाकर किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी प्रकार की क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। देखिए पूर्वकालिक क्रिया को पहचानने का सबसे अच्छा उदाहरण देखिए जिस वाक्य में कर या करके होता है ना, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे में खा कर, पी कर, सो कर, ये सब जो हो गया पूर्वकालिक। जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में कर या करके होता है उसको क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो 50 क्वेश्चन हम लोग का खत्म हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 के पास आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा कराने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। अच्छा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड के साथ NaCl का भी यूज किया जाता है। NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है
कि संचार तकनीकी लाइफाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो तरंग की जगह दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। कथन दूसरा है इसकी डेटा ट्रांसफर स्पीड वाईफाई की तुलना में बहुत कम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक बात यहाँ पर सही कहा गया है। कौन सी बात कि यही बात कहा गया है कि यह डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो तरंग की जगह दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। ये बात सही है। इसकी डेटा ट्रांसफर वाईफाई की तुलना में बहुत कम होती है, नहीं, इसकी जो डेटा ट्रांसफर है ना वाईफाई की तुलना में क्या होती है, कम नहीं होती है बल्कि अधिक होती है। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। पारिस्थितिकी में क्रिस्टोन प्रजाति से क्या तात्पर्य है? क्रिस्टोन प्रजाति से क्या तात्पर्य है आप लोग को ये बताना है। देखिए तो इसका राइट आंसर हम बता दें क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। वह प्रजाति जिसका पारिस्थितिक तंत्र में अपनी आबादी के अनुपात से कहीं अधिक प्रभाव होता है उसे क्रिस्टोजोन प्रजाति कहते हैं। अब बात करें कि क्रिस्टोजोन प्रजाति की अवधारणा कब दी गई थी, तो क्रिस्टोन जो प्रजाति है ना इसकी अवधारणा 1969 में दी गई थी। इसकी अवधारणा कब दी गई थी दोस्तों? 1969 में। इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो 1969 में रॉबर्ट टिपेन। किसने दी थी? रॉबर्ट टिपेन ने दी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। नीचे दिए गए विकथन ए है और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनना है। देखिए चार ऑप्शन आप लोगों को पहले दिखा दे। हाँ चलिए, अभिकथन है गर्भवती महिला निगेटिव और उसके भ्रूण के बीच रक्त के मिश्रण से भ्रूण को एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिसिस नामक गंभीर बीमारी हो सकती है। कारण है कि मां का शरीर RH पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण की RCB को नष्ट कर देता है। ये दोनों कथन जो है एकदम सही है, तो इसलिए अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के संदर्भ में एस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS का फुल फॉर्म होता है। अब बात करें क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के बारे में, तो क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का ही उदाहरण क्या है? SaaS है। और इसका एक और उदाहरण होता है दोस्तों IaaS। क्या होता है इसका उदाहरण? IaaS भी क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का उदाहरण होता है। ठीक है, PaaS भी क्लाउडिंग कंप्यूटिंग का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है कि समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समभारिक का सही उदाहरण? समभारिक का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्गन 40 और कैल्शियम 40 जो है वो समभारी का उदाहरण है। अगर बात करें हम आप लोगों से संभारी किसे कहते हैं, तो वैसी परमाणु वैसा संभारी किसे कहते हैं? संभारी जिसके द्रव्यमान, देखिए जिसका द्रव्यमान संख्या जो थे है ना वो सेम हो, मतलब कि भार जो है सेम हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? संभारी कहते हैं। तो देखिए आर्गन 40 हो गया, कैल्शियम 40, तो इसमें 40 जो है इसका द्रव्यमान संख्या समान हो गया, लेकिन आर्गन का क्या होता है? परमाणु संख्या 18, कैल्शियम का होता है 20, तो इसका जो परमाणु संख्या हो अलग अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 के पास आते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस भुगतान प्रणाली को लिए ऑफलाइन मोड के नया दिशा निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा UPI लाइट। क्वेश्चन नंबर 58 है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंदौर जो है पहले स्थान पर है स्वच्छता के मामला में, और दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरा स्थान पर सूरत हो जाएगा, गुजरात के सूरत हो जाएगा। और तीसरा स्थान पर कौन है? तो तीसरा स्थान में हम लोग का मुंबई है। तीसरा स्थान में कौन सा है? मुंबई है। अगर बात करते हैं कि इंदौर के बारे में, तो स्मार्ट गवर्नेंस में भी पहले स्थान पर कौन है? स्मार्ट गवर्नेंस में भी पहले स्थान पर इंदौर है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि ऑपरेशन समुद्र रक्षक हाल ही में समाचार में था, यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। हिंद महासागर में समुद्री डकैती विरोधी अभियान से ये संबंधित है। 60 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, तो इसका राइट आंसर हम आप लोग को बता दे रहे हैं। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा होगा? डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, तो 61 का भी राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 61 का भी राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 62 नंबर, मिलान करना है, बिहार के व्यक्ति योगदान से सम्मिलित करना है। ठीक ना, तो 62 का राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? बी। देखिए कैसे बी होगा, इसको हम समझा देते हैं थोड़ा सा। इसका बी आंसर बी हो जाएगा पहले। देखिए और बात करें कि आर्यभट्ट किस में मिलेगा, तो आर्यभट्ट सब लोग जानते हैं कि गणित के पिता किसको कहते हैं? आर्यभट्ट को कहते हैं। जो चाणक्य है तो ये क्या है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, जिसको कौटिल्य नाम है, और शास्त्र के लेखक भी है। और बात करें वात्स्यायन के बारे में, तो वात्स्यायन जो थे वो कामसूत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? कामसूत्र से। पाणिनि जो है व्याकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 63, मोहिनीअट्टम डैश की एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। केरल की शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम है। केरल में एक और नृत्य होता है, कौन सा? तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य होता है ना वो केरल में होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति इनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति किनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, अब भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, तो
ये जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आप लोग के सामने है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनी हुई एक जल विद्युत परियोजना है? तो अलमाटी बांध जो होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और बात करें पोंग बांध किस नदी पर है, तो पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर है। पोंग बांध किस नदी पर है दोस्तों? तो पोंग जो बांध है, पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? ब्यास नदी। किस नदी पर है? ब्यास नदी पर पोंग बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में है। सॉरी ये गलती क्वेश्चन हो गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में नहीं बल्कि नई दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, एक सेकेंड। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में आप लोग का हो जाएगा। ठीक ना। अगर बात करते हैं केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। कहाँ पर है? चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। और आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? शिमला में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 67 नंबर कि भारत का उच्चतम न्यायालय 21 दिन अस्तित्व में आया था। अस्तित्व में आने की बात कर रहा है, स्थापना नहीं पूछ रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। और बात करके भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और स्थापना पूछ सका तो 26 जनवरी 1950। अस्तित्व में कब आया? 28 जनवरी 1950 ईस्वी में। अच्छा, अगर बात करें जब 1950 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ था तो उस समय जजों की संख्या कितनी थी? उस समय जजों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। कितने जज थे? 8 थे। लेकिन 2019 में जज कितने हो गए? तो 2019 में जजों की संख्या 8 से लेकर 34 हो गए, 1 + 33 हो गए। अगर बात करें अभी वर्तमान में 2026 में जजों की संख्या कितनी है, तो 1 + 37 अर्थात 38 जजों की संख्या है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 और साथ में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अवसाद। उसे क्या कहा जाता है? अवसाद कहा जाता है दोस्तों। अगर बात करें कि विश्व आर्थिक मंदी कब लागू आया था, तो विश्व आर्थिक मंदी 1929 से 1932 एक सेकंड, विश्व आर्थिक मंदी कब आया था? तो 1929 से 1932 में विश्व आर्थिक मंदी आया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास आता है। क्वेश्चन नंबर 69 कि डैश द्वीप भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर कौन नहीं जानता है? तो सब जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैरन द्वीप जो है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और बात करें लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप का जो पीटी द्वीप है ना, वो मानव रहित है। लक्षद्वीप का पीटी द्वीप कैसी है? तो उसमें मानव नहीं रहते हैं, वो मानव रहित है। निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर बात करें कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वत है। और भारत की सबसे नवीनतम पर्वतमाला शिवालिक है। ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय केंद्रीय संस्थान जो है आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटियाला में स्थित है। और बात करें सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का कि चूज इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो, ही इज कंप्लीटली डिप्राइव हिज राइट्स। इसका राइट आंसर हम बता दें। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑफ इसका आंसर हो जाएगा। और बात करें कि डिप्राइव, एक बात रट लीजिएगा कि डिप्राइव के साथ हमेशा क्या लगता है? ऑफ लगता है। डिप्राइव के साथ क्या लगता है? हमेशा ऑफ लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा प्रीफिक्स है? प्रीफिक्स डिस प्रीफिक्स कौन से लगा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 3 में डिस लगा हुआ है। ये दोनों है, डिस्प्ले और डिसेंट, ये मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 74 सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एडिक्यूट, एडिक्यूट का सिनोनिम आप लोगों से पूछता है। सिनोनिम मतलब समानार्थक होता है। तो एडिक्यूट, इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दें। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सफिशिएंट। एडिक्यूट मतलब भी क्या होता है? एडिक्यूट मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। सफिशिएंट मतलब भी क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस बिलो इन हिंदी। हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका हिंदी में करना है, तो ये कौन नहीं जानता है कि हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ईमानदारी जो है सबसे अच्छी नीति है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76 कि किसी ग्रह या उपग्रह का पलायन वे किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर बता दें, किस पर निर्भर नहीं करता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में भी बरतना है, यही सावधानी एग्जाम में बरतना है। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। पलायन किस पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रक्षेपित किए जाने वाले पिंड या रॉकेट के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन उसके ग्रह के द्रव्यमान पर, उसके ग्रह की त्रिज्या पर, उसके गुरुत्वाकर्षण जी पर ये पलायन वेग निर्भर करता है। अगर बात करें पलायन वेग के बारे में, तो पलायन वेग को VE से सूचित करते हैं, किया जाता है। किससे सूचित करते हैं? पलायन वेग को VE से सूचित करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2gm/r, 2gm/r
2gm/r इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी रूप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजोबियम। क्या होगा, राइजोबियम इसका होता है। राइजोबियम के क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोबियम को सहजीवी संबंध कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। 4 3 2 1 4। देखिए कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा में सजाना है ना, तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, सबसे पहले रेडियो तरंग आ जाएगा, उसके बाद माइक्रोवेव तरंग आ जाएगा, उसके बाद इंफ्रारेड आ जाएगा, उसके बाद दृश्य प्रकाश आ जाएगा, उसके बाद पराबैंगनी किरण आ जाएगा, और उसके बाद एक्सरे तरंग आ जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा आप लोग का गामा किरण। ओके, क्योंकि गामा किरण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, ठीक ना, ये बात याद रखिएगा। सबसे कम किसकी होती है, तो रेडियो तरंग की ऊर्जा सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, डॉपलर प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किन तकनीकों में किया जाता है। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 79 है ना, तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी सी और डी सभी कथन जो है यहाँ पर सत्य है। ओके, ए बी सी और डी हो जाएगा। और बात करें कि रडार द्वारा विमानों की गति किसके द्वारा मापी जाती है, रडार के द्वारा। पनडुब्बियों का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, सोनारों के द्वारा। अब ब्रह्मांड के विस्तार को समझने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो खगोल विज्ञान का उपयोग किया जाता है। और हृदय के रक्त प्रवाह को मापने में किसका उपयोग किया जाता है, इकोकार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि माध्यम 1 2 3 और अपवर्तनांक इतना में यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल v1 v2 और v3 है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है। देखिए इसका राइट आंसर सबसे पहले बता दें, इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगर बात करें कि अपवर्तनांक में और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है, देखिए अगर आप देखिए प्रकाश की चाल मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए, चाल लिख दिए, और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, तो चाल जो होता है ना वो अपवर्तनांक के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अपवर्तनांक के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अपवर्तनांक बढ़ेगा ना तो चाल घटेगा, और अपवर्तनांक घटेगा तो चाल बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 81 नंबर, न्यूटन के अष्टक में इनमें से किन दो तत्वों का हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ समान स्तंभ में रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का सी, कोबाल्ट और निकेल को। और बात करें कि न्यूटन के अष्टक नियम के बारे में, तो जी न्यूटन के जब अष्टक नियम आया था ना, तो उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। और बात करें कि न्यूटन के जो अष्टक नियम आया था वो कहाँ तक लागू हो रहा था, तो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में अंगूठा किसे इंगित करता है। तो 82 का राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, चालक की गति को। किसको निरूपित करता है, अंगूठा चालक की गति को निरूपित करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 83 कि जून 2026 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयनित सारांश कुमार को संबंध बिहार के किस जिले में है, तो इनका संबंध बिहार के पश्चिम चंपारण जिला से है। इस सारांश कुमार को क्या मिला था, स्वर्ण पदक जीते थे, मतलब गोल्ड जीते थे। भारत जून 2026 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विकेट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली में किया है। कहाँ पर किया है, नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 कि भारत को सोलिसिटर जनरल के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुषार मेहता को सोलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर बात करें सोलिसिटर जनरल के बारे में, तो सोलिसिटर जनरल जो होता है ना अटॉर्नी जनरल के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं, अटॉर्नी जनरल के अधीन होते हैं सोलिसिटर जनरल। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के पास कि 2 अंकों की मतलब कि मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आपको राइट आंसर आप लोग को बता दें। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 मैथ का ही, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 88 नंबर कि कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है कहाँ स्थित है, तो कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना आप लोग का छत्तीसगढ़ में स्थित है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को क्या होता है, 23 अगस्त 2023 को क्या हुआ था, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो मिशन था ना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक सफलतापूर्वक पहुंच गया था, अब भारत भेजा था उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्यायसूत्र की रचना किसने की थी, तो न्यायसूत्र की रचना गौतम ने। न्यायसूत्र की रचना किसने किए थे, गौतम ने। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है, तो कपिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सही मिलान करना है आप लोग को, ठीक ना। तो खासी विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो सही मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर सबसे पहले हम आप लोग को बता दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन
नंबर ए होगा। अब बात करें खासी विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो खासी विद्रोह जो हुआ था आप लोग का, खासी विद्रोह जो हुआ था ना आप लोग का, वो 1829 में हुआ था। खासी विद्रोह 1829 में हुआ था। और कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। भूमिज जो विद्रोह हुआ था, भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1832 में हुआ था। और संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92 कि बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। भारत का राष्ट्र कवि किसे कहते हैं, तो भारत का राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, उर्वशी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, उर्वशी। उर्वशी को कब प्रकाशित किया गया था दोस्तों, तो ये पूछता है उर्वशी को 1972 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था, 1972 में। क्वेश्चन नंबर 93 है कि हाजीपुर में जो नदी गंगा में मिलती है वो कौन सी है, तो हाजीपुर में गंडक नदी गंगा में मिलती है। हाजीपुर में कौन सी नदी मिलती है, गंगा में गंडक नदी है। बिहार में गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो बिहार में गंडक नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। कितनी है, 260 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। हरिसेन किसके राजकवि थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे, हरिसेन थे। और समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, हरिसेन है। और प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नागा विद्रोह नेता गाइदिनल्यू पामेई को रानी गाइदिनल्यू की उपाधि किस राजनीतिक नेता द्वारा दी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी उपाधि दी थी। चलिए अब बात करते हैं गाइदिनल्यू पामेई के बारे में। तो जो रानी गाइदिनल्यू थी ना, ये पहाड़ों में छुप छुप कर शिवाजी की तरफ बहुत ही ज्यादा युद्ध करती थी, इसीलिए इसको पहाड़ों की बेटी कहते हैं। किसको, रानी गाइदिनल्यू को क्या कहते हैं, पहाड़ों की बेटी कहते हैं, ठीक ना। और जवाहरलाल नेहरू ने रानी गाइदिनल्यू को नागांव की रानी भी कहा। क्या कहा, नागांव की रानी भी कहा। भारत के राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। अगर बात करें कि राष्ट्रपति इससे संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है आर्टिकल 52 से लेकर 62 में, किससे है, आर्टिकल 52 से लेकर 62 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का 97 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सूती कपड़ा बनाना। बात करें कि भारत के जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है, तो भारत के जीडीपी में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 28% है। क्वेश्चन नंबर 98 है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सी सेड आई एम रीडिंग ऑन नोवेल। इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ठीक है। अगर बात पूछ रहा है यहाँ पर कि सी सेड आई एम रीडिंग द नोवेल, सी सेड आई एम रीडिंग द नोवेल। इसका राइट आंसर कौन होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ठीक ना। सी सेड दैट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 99 क्वेश्चन आप लोग है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बैरन का उल्टा क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्टाइल। बैरन मतलब बंजर होता है, फर्टाइल मतलब उर्वरक होता है। चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द मैकेनिक रिपेयर द कार। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग बताइए वीडियो का अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।